नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज एक बड़ी ही दुखद घटना हुई है तुर्की के साथ में। एक बहुत ही विशालकाय भूकंप का झटका महसूस हुआ है। तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस में इतना खतरनाक ये भूकंप का झटका था जिसकी वजह से 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और ऐसा अनुमान है कि 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी घरों में दबे पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब जब जमींदोद हुई है बिल्डिंग तो उसके अंदर दबे पड़े हैं। सेनाएं अपनी पूरी काम कर रही हैं और बहुत बड़े स्तर पर जो है लोग भी मदद के लिए लगे हैं। दुनिया के अलग अलग जगहों से जाकर के संस्थाएं ये काम कर रही है, वहां पर लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। लेकिन अभी तक जो अनुमान है वहां पर लगभग 2,500 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये भूकंप का केंद्र जो था गाजियाटेप करके एक शहर है तुर्की में, वहां पर था। और ये 7.8 रिक्टर स्केल वो स्केल होता है जिससे भूकंप की तीव्रता को मापते हैं कि कितना ये पावरफुल भूकंप था। भूकंप का अध्ययन वैसे सिस्मोलॉजी कहलाता है, लेकिन जिस स्केल से मापा जाता है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। और रिक्टर स्केल के ऊपर देखा गया तो ये पैमाना जो था 7.8 रिक्टर स्केल, जो कि बहुत पावरफुल माना जाता है। अगर 5, 5.5 रिक्टर स्केल से ऊपर कोई वैल्यू जा रही है तो इसका मतलब ये होगा कि वो भूकंप पावरफुल होगा। तो ये 7.8 का था। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जमींदोज कर दिया कई सारी बिल्डिंग्स को। लाइव बिल्डिंग ऐसे ही गिर रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई। प्रकृति ने आज अपना रूप दिखा दिया कि अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो वो क्या कर सकता है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप के झटके क्यों महसूस होते हैं और ये इसको रोका जा सकता है क्या, ये किन किन वजहों से आते हैं भूकंप। और नेचुरल डिजास्टर का एक पार्ट है, वैसे प्राकृतिक आपदा का पार्ट है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, लैंडस्लाइड, ये सब पार्ट है। और ये तभी होते हैं जब खास करके आप उनके क्षेत्र में जाकर के उनको नुकसान करने की कोशिश करते हैं। नुकसान का मतलब क्या है अभी आपको मैं समझाता हूं थोड़े टाइम से। देखिए, भूकंप तब आते हैं क्योंकि देखिए भूकंप आने के कारण से पहले आप थोड़ा कुछ समझ लीजिए। पृथ्वी के ऊपर 12 प्लेट हैं, बड़ी बड़ी 7 प्लेटें वैसे हैं, लेकिन छोटी बड़ी मिलाकर के लगभग 14 से 15 हो जाती है, लेकिन 7 बड़ी बड़ी प्लेट है। ये प्लेट का मतलब क्या होता है? देखिए, प्लेट का मतलब ये होता है कि धरती पे जहां पर हम लोग हैं यहां से लेकर के 200 किलोमीटर नीचे तक जितना भी चट्टानी एरिया है, मिट्टी का एरिया है, यह एक ये समझ लीजिए कि एक लिक्विड के ऊपर तैर रहा है। लिक्विड का मतलब एक द्रव के ऊपर तैर रहा है। यानी मेंटल पृथ्वी 3 हिस्सों में बटी हुई है। ऊपरी हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, भूप्रपर्टी, उसके नीचे का हिस्सा मेंटल कहलाता है, उसके नीचे कोर कहलाता है। तो पृथ्वी के बीचों बीच का हिस्सा कोर कहलाता है, उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मेंटल, और सबसे बाहर निकल आएंगे तो इसको हम जो है सो क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट से लेकर के मेंटल के बीच का जो एरिया ये ठोस है, यानी कि जहां हम बैठे हैं यहां से लेकर के अगर 200 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो ये पूरा एरिया ठोस है। और ये क्या है, एक लिक्विड के ऊपर तैर रहा है। एक लिक्विड के ऊपर क्या है, तैर रहा है। अब ये लिक्विड कहां से है? बोलेंगे कि सर नीचे तो जो ठोस रहता है, तो ऐसा नहीं है। ध्यान समझिएगा, धरती में 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 200 किलोमीटर जाएंगे तो कई डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सारी की सारी चीजें पिघल जाएंगी। तो उसी पिघले हुए मैग्मा, उसी पिघले हुए लावा के ऊपर जो है धरती क्या होती है, जो ठोस हिस्सा वो तैर रहा है। और ये तैर रहा है तो ऐसा नहीं कि सब एक हिस्सों में, ये 12 अलग अलग हिस्सों में टूट करके तैर रहा है, जिसे हम प्लेट कहते हैं। तो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो टूटा हुआ भूखंड है, जो मैग्मा के ऊपर तैर रहा है, इसे हम प्लेट कहते हैं। इसी प्लेट में जो हमारे जो महाद्वीप है, चाहे एशिया की बात करो ये भी प्लेट ही है, एक यूरोप की बात करो ये भी एक प्लेट के ऊपर है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सब ये प्लेट के ऊपर तैर रहे हैं। लेकिन ये प्लेट घूम रही है, हमें पता नहीं चलता, तो इनकी रफ्तार बहुत स्लो होती है। ये समझ लीजिए कि एक साल में मुश्किल से 4 से 5 mm ये आगे पीछे जाते हैं। इनका जो दिखावटी रूप होता है, वैसे ये बहुत हजारों लाखों साल बाद पता चलता है कि नहीं, ये तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे पीछे बढ़ गए। तो प्लेट बहुत स्लो मूव करती है, लेकिन जब ये टकराती हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। प्लेट 3 तरह से टकराती हैं। एक होती अपसारी प्लेट, एक होती अभिसारी प्लेट, एक होती समानांतर प्लेट। मतलब एक प्लेट ऐसी जो कि मतलब एक इधर से प्लेट आए और एक सामने से आए और ये दोनों टकरा जाए।
जब टकरा जाती हैं तो बहुत तेज एनर्जी रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से धरती के ऊपर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब प्लेट सटी हुई और वो दूर जा रही हो, तो जब वो दूर जाती है तो यकायक जब एक दूसरे को छोड़ती हैं तो बीच में गैप बन जाता है। उस स्थिति में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और एक स्थिति तब आती है जब दोनों साथ में हो और ये आगे पीछे हो जाए, ठीक है, आगे पीछे हो जाती है, तब भी भूकंप की स्थिति आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि धरती के ऊपर बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। ये जान माल का नुकसान क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जब भूकंप आता है तो जिस जगह पर भूकंप पहली बार बनता है उसको केंद्र कहा जाता है, फोकस पॉइंट कहा जाता है उस जगह को। और वहां से जब चल करके भूकंप की तरंगे सबसे पहले धरती के ऊपर छूती है, क्योंकि धरती के ऊपर भूकंप नहीं आता, भूकंप नीचे आता है, चट्टानों में आता है, क्योंकि चट्टानों में दबाव बहुत ज्यादा होता है और वहां पर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, तो वही ऊर्जा रिलीज होती है, वही ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जब चट्टानों एक दूसरे से टकराती हैं या दूर हटती हैं तो वहां से ऊर्जा रिलीज होती है। तो जहां पर पहली बार ऐसा होता है उसको केंद्र बिंदु कहा जाता है। वहां से चट्टानों के यहां से जो है ऊर्जा निकलनी शुरू होती है। और सबसे पहले जहां पर ये घटना घटती है, जहां पर चट्टानें टकराती है या फिर चट्टानें एक दूसरे से दूर हटती है, उस जगह को केंद्र बिंदु कहा जाता है, यानी भूकंप की शुरुआत हो चुकी होती है वहां से। अब वहां से एनर्जी ऊर्जा रिलीज होती है और ऊर्जा रिलीज सबसे पहले जब स्थल के पास यानी कि धरती के ऊपरी हिस्से पे जब ये टकराती है तो उस बिंदु को कहा जाता है अधिकेंद्र। उस जगह को अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी कि जब भूकंप की तरंगे पहली बार धरती से टकराती हैं ऊपरी हिस्से से, जहां पर हम लोग हैं, उसको कहा जाता है अधिकेंद्र। ये 90 डिग्री पे ही होता है। जिस बिंदु पर पहली बार टकराती है भूकंप की तरंगे, उसी के 90 डिग्री पे जाएंगे तो वहां पर भूकंप का केंद्र बिंदु होता है। ये जो भूकंप की तरंगे हैं ये ट्रेवल कैसे करती है, तो देखिए, भूकंप जब भी उत्पन्न होता है तो उसमें 3 तरंगे उत्पन्न होती हैं। एक प्राइमरी तरंग, दूसरी सेकेंडरी तरंग और तीसरी एल वेव होती है। प्राइमरी तरंग सबसे तेज तरंग मानी जाती है। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले धरती पर यही पहुंच जाती है। क्यों? जैसे एक स्प्रिंग देखते हैं आप, एक स्प्रिंग को आप टाइट कीजिए और फिर उसको छोड़िए, तो एक स्प्रिंग का बिंदु आगे वाले को धक्का देता है, दूसरा उसके आगे वाले को उसको आगे देता है। ऐसे प्राइमरी वेव्स चलती है। ये ठोस, द्रव, गैस सब में चल सकती है। तो बहुत तेज, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर, मतलब अगर 1 मिनट भी बात करें तो यहां से दिल्ली वो पहुंच जाएगा भूकंप, इतना तेज चलती है। दूसरी होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी जो होती है केवल ठोस में चलती है, ये जो है द्रव और गैस में नहीं चलती, और इनकी स्पीड थोड़ी 4 किलोमीटर के आसपास होती है। और उनके पीछे होती है एल वेव्स। एल वेव्स जो होती है सबसे स्लो चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है यही। तो ये 3 तरह की तरंगे होती है जब भूकंप आता है। तो तरंगों के बारे में बता दिया आपको, और भूकंप के बारे में तो आपको बता ही दिया कि 3 तरह की प्लेटें होती है, जब टकराती हैं तो ये स्थिति क्रिएट होती है। ठीक, अब जहां पर ये भूकंप आया है, जहां पर ये भूकंप आया है गाजियाटेप में, यानी तुर्की में जो आया है ये भूकंप, तुर्की का अगर स्ट्रक्चर को देखें तो एक साइड अरेबियन प्लेट है, दूसरे साइड अफ्रीकन प्लेट है और तीसरे साइड यूरेशियन प्लेट है। तो 3 प्लेट के बीच में ये धंसा हुआ है, 3 प्लेट के बीच में ये फंसा हुआ है, और इन प्लेटों की दबाव की वजह से जो है वहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ है, जिसने बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान करा दिया है। विश्व के अलग अलग जगहों के जो नेता है वो सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के जो मोदी जी हैं उन्होंने भी अपना जो है संवेदना व्यक्त की है तुर्की के लोगों के साथ में, कि हमारे जो 140 करोड़ लोग हैं वह आपके साथ में, कभी भी कोई जरूरत पड़ती तो हम आपके लिए अवेलेबल है। दुनिया में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था, वो जो सबसे बड़े स्तर पर जो सबसे विध्वंसक था, वो चिली में आया था। 9.4 रिक्टर स्केल का, आप समझ सकते, तबाह कर देगा। जापान के फुकुशिमा में आया था 9 रिक्टर का स्केल का ही आया था भूकंप, जो कि बहुत बड़े स्तर पर जापान में तबाही मचाया था। वहां का जो परमाणु विभाग था, जो परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट बना करके रखा था, उसको तहस नहस कर दिया था फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को। भारत में 2000 लगभग, मेरे को याद है 2004 में आया था भुज में, गुजरात के कच्छ वाले एरिया में, वहां पर भी हजारों लोगों की डेथ हुई थी। तो ये भूकंप क्यों आ रहे हैं, और भूकंप आने के बाद इतने बड़े स्तर पर नुकसान क्यों हो रहा है, तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि मानव गतिविधियां ऐसी जगहों पर ज्यादा बढ़ गई हैं जहां पर सेंसिटिव एरियाज है। जैसे हिमालय का क्षेत्र जो है पूरा का पूरा भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है। लोग वहां पर जाकर के घर बना लेंगे। वहां पर अगर घर बनाएंगे तो भूकंप जब भी आएगा तो पूरा का पूरा आपके घर को जमीन जोत कर देगा। आप 1000 माले की बिल्डिंग क्यों ना बना दे, भूकंप के पास इतनी ताकत होती है जितनी कि हजारों परमाणु बम के बराबर होती है वो।
ये जो भूकंप आया था इसके पास इतनी पावर थी ना कि मतलब ये समझ लीजिए कि 4 दिन न्यूयॉर्क को पूरी बिजली मिल सकती है, इतने तेज पावरफुल ये भूकंप था। 4 दिन तक अकेले इतनी इसके पास एनर्जी थी। तो ये जहां जहां पर प्लेटों के जोड़ है, जहां जहां पर प्लेट एक दूसरे से मिलती है, ऐसी जगह पर सरकार को भी रोक लगाना चाहिए कि यहां पर घर ना बनाया जाए, क्योंकि भूकंप जोन प्रभावित क्षेत्र में अगर घर बनाएंगे तो फिर नुकसान तो होने ही वाला है। आप 1000 माले की बिल्डिंग बना ले, चाहे कितना हो भूकंप रोधी मकान बना ले, जब नेचर खेल खेलती है तो कोई नहीं बच सकता उसके साथ में। बाढ़ आती है तो देखिए कितना नुकसान करती है, ज्वालामुखी जब फूटता है तो कितना नुकसान करता है, लैंडस्लाइड होती है तो हजारों हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाती है, सूखा आता है तो देखो क्या हो रहा है। तो ये सब नेचुरल डिजास्टर्स है, इनको समझने की थोड़ी जरूरत है और साथ में सरकार को भी काम करने की जरूरत है इसके ऊपर। भारत में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो भूकंप सेंसिटिव एरियाज में आती है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर, मेघालय, ये सब जो हिमालयन रेंज में है सारे के सारे भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। इस वजह से भी सरकार ने उधर जो है ज्यादातर डेवलपमेंट, ज्यादातर विकास के ऊपर रोक लगा करके रखी है। वैसे ही जितने भी देश हैं अगर वो समझे इन चीजों को, जियोलॉजी को थोड़ा सा समझे, वो जहां जहां भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वहां पर मानव गतिविधियों को थोड़ा कम कर करके रखे। मानव गतिविधि भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जैसे परमाणु परीक्षण होता है तब भी भूकंप के खतरे रहते हैं, उसके साथ साथ कोल माइंस में जो ब्लास्ट होते हैं उससे भी भूकंप के खतरे रहते हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं, अगर डैम टूट जाए या फिर डैम का जब गेट खुलता है तब भी भूकंप के खतरे रहते हैं। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। ये खेल नहीं चल रहा है, पृथ्वी के साथ अगर आप खेलेंगे तो पृथ्वी के पास इतना एनर्जी है ना, अगर उसने एनर्जी एक बार निकाल दिया धरती के ऊपर तबाही ही तबाही आएगी। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने समझाने का प्रयास किया है कि ये क्यों आया भूकंप और भूकंप के कारण क्या होते हैं, क्या नुकसान है। बहुत बड़े स्तर पर वैसे तुर्की का नुकसान हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत दिनों तक अभी सुधर नहीं पाएगी। तुर्की में आपातकाल लगा दिया गया है, अब देखते हैं कितनी जल्दी तुर्की के लोग सही होते हैं। वैसे तुर्की भारत के बारे में तो जहर उगलते रहता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में थोड़े अच्छे शब्द बोले हैं। और वैसे देखिए प्राकृतिक आपदा कभी ये देख करके, जात पात और ये सारी चीजें देख करके नहीं आती। प्राकृतिक आपदा कभी किसी को नहीं पहचानती, अगर आप उसके साथ खेलेंगे वो आपके साथ खेल जाएगी, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।